वाली मैं आप तब कैमरा ऑन कर लूंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, डन डन। थैंक यू रितु, मैम। आप कैमरा ऑन करेंगे? वेलकम। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेबस, ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग को विजिबल है? यस मैम। ठीक है। ये हमारा सिलेबस है जो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमें एनाटमी जो है, मतलब हमें बेसिक एनाटमी और बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है ना, क्योंकि आप लोग सभी लोग एमए इन योगा वाले हैं, राइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जो हैं वो उसमें बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि हम लोग योगा करवाने भी जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हमें चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम डॉक्टर पूजा तोमर है। मैं नेचुरोपैथी योगा की डॉक्टर हूँ, प्लस मास्टर्स इन योगा एंड कॉन्शियसनेस। सो मैं यहाँ पे बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए आपको गाइड करूँगी। आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, आप लोग बीच में हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है, या लास्ट में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उस टाइम पे नोट डाउन करके कि एक फ्लो में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि मैम थोड़ा सा इस तरीके से हमें बताइए, तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ओके, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से मैं डिलीवर कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा है, हमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए किसी भी चीज का, ठीक है। जैसे कि हम अभी बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। उसमें हमें सबसे पहले तो एनाटॉमी है क्या, हम मतलब क्या क्यों पढ़ने वाले हैं, हम क्यों, हमारे लिए एनाटॉमी जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि बेसिक एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी एक मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है, यानी कहाँ पे बोन है, कौन सा जॉइंट है, कहाँ पे कौन सी बोन आर्टिकुलेटेड है, कहाँ पे तीन चार बोन्स मिलके कोई एक जॉइंट बना रही हैं, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना। जैसे हमारी नोज अगर ऐसी है तो वो भी एनाटॉमी है, कि वहां पे कार्टिलेज है, बोन्स हैं, ठीक है, या जो भी लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स जुड़े हुए हैं, ये सब चीजें मिलकर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाती हैं। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है एनाटॉमी पढ़ना, क्योंकि अगर हम योगा करवाते हैं और किसी को हम कोई मूवमेंट करवाते हैं, तो इट इज इम्पॉर्टेंट हमें ये पता होना कि किस मूवमेंट से कौन सी मसल्स, कौन सी चीजें अफेक्ट हो सकती हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या नेचुरल ह्यूमन बीइंग या हेल्दी ह्यूमन बीइंग में इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी रिस्क नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है, जैसे किसी को बैक पेन का प्रॉब्लम होता है या किसी को शियाटिका होता है, तो उसमें हमें, अगर हमें एनाटॉमी नहीं पता, तो हमने उनको ऐसा पोस्चर करवा दिया जो कि उनके लिए मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था, मतलब उनके लिए मना था। तो इसलिए जरूरी है कि हमें एनाटॉमी एक एक चीज पता हो और फिजियोलॉजी की भी पता हो, ठीक है। तो एनाटॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या रहेगा, देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप में जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी बोन, तीन चार बोन्स मिलके एक जॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। तीन चार टेंडन्स, कार्टिलेज सब ऐड होकर के एक जॉइंट प्रिपेयर कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। हाथ ऐसा होगा, फिंगर्स ऐसे होंगे, फेस ऐसा होगा। तो ये हमारा रहेगा वो। तो एनाटॉमी इज लाइक एक ऐसी चिकित्सा विज्ञान है, ऐसी शाखा है जिसमें हम मानव शरीर की विभिन्न संरचनाओं एवं उनके एक दूसरे के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें आएगा हमारा ये एनाटॉमी जो है वो हमारा एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, जिसमें एना और टॉम दो वर्ड से मिलकर के ये बना है। तो एना और टॉम दोनों का मतलब ही होता है टू कट, यानी जो हम लोगों ने डिसेक्शन देखा होगा आप लोगों ने, जिसमें हम बॉडी को काट के उनके पार्ट्स को देखते हैं, उनको कट करके देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी नर्व्स कैसे जाती है, उसका फ्लो कैसे जाता है, उसका ओरिजिन, मतलब उसका जन्म कहाँ पे होता है और वो खत्म कहाँ पे होती है, उसका एंड क्या है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखना होती है। फिर आएगा हमारा जो एनाटॉम शब्द है, उसमें हमने पता कर लिया
एड्रियन वेसालियस जो हैं वो एनाटॉमी के ज्ञाता हैं, जो एक जनरल फिजिशियन थे। उन्हीं ने हमें ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से बताई है कि एनाटॉमी को उन्होंने ही मतलब उसको बढ़ावा दिया है कि हमें इस तरह से कट करके डिसेक्ट करके हमें सब चीज़ों को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान रोग के निदान एवं उपचार के लिए शरीर रचना संबंधी ज्ञान का अनुप्रयोग है। यानी हमारा ये जो है, यानी उसको कट करना, डिसेक्ट करने के लिए हमें लिविंग बॉडीज को जानने के लिए कैसा स्ट्रक्चर है, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें बेसिक चीजें नहीं पता चलेंगी, ठीक है। तो इसलिए हमें एनाटॉमी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एंड्रियस वेसेलियस जो फादर ऑफ एनाटॉमी जिन्हें हम कहते हैं। अब अप्लाइड एनाटॉमी मतलब होता है एप्लीकेशंस ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज, मतलब हमारे जो ये होते हैं, शरीर रचना होती है, शरीर रचना कैसे हुई है, उसमें क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे शियाटिका है या किसी को लॉर्डोसिस हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि उनका सामने का चेस्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाता है जब वो चलते हैं, वॉक करते हैं, तो उस तरह से ये कुछ जो उनमें कोई चेंजेस आएंगे वो सब अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर आएंगे, जिसमें हम ट्रीटमेंट भी देंगे, हम इलाज भी करवाएंगे, जिसमें हम पूरा नॉलेज भी देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे भी कि उनको कौन सी प्रॉब्लम हुई है। कोई हमारे पास पेन लेकर आया है या कुछ लेकर आया है तो हमें उनको वो बताना भी रहेगा। तो वो सारी चीजें अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा फिजियोलॉजी। अब हमें फिजियोलॉजी पढ़ना है। एनाटॉमी यहाँ तक पढ़ा, किसी को कोई डाउट? बाकी लोग? नो मैम। नो मैम। ठीक है। तो फिजियोलॉजी क्या है? अब एनाटॉमी तो हमने पढ़ ली, अब एनाटॉमी से हमें स्ट्रक्चर पता चल गया बॉडी का कि कहाँ पे कौन सी बोन जुड़ रही है, कहाँ पे कौन सी अस्थियां जुड़ रही हैं, या कौन से ऊतक या सेल्स जो भी हैं, सब चीजें कनेक्टेड होकर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन वो स्ट्रक्चर बनने के बाद उनका काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्ट को ले लें, है ना, हृदय को ले लो, तो हृदय के अंदर कौन सा रक्त कहाँ से प्रवाह करेगा, कौन सा रक्त कहाँ से जाएगा आएगा, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? फिजियोलॉजी के थ्रू पता चलेंगी। तो हमें फिजियोलॉजी इसीलिए पढ़ना जरूरी है, स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर के अंदर जो चीजें हो रही हैं उनके लिए। तो स्टडी ऑफ हाउ द सिस्टम्स ऑफ बॉडी फंक्शन, यानी हमारे अंदर शरीर क्रिया विज्ञान, यानी ये ऐसा अध्ययन है जिसमें शरीर की प्रणाली का किस प्रकार कार्य करती है, मतलब जो स्ट्रक्चर बन गया अब वो कैसे काम करेगा वो हमें फिजियोलॉजी में पढ़ना है, तथा उस प्रकार उनकी एकीकृत गतिविधियां व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य को बनाए रखनी है, ठीक है। प्लस इनमें जीन फर्लेन जो है उन्होंने हमें जीन फर्लेन जो है उन्होंने हमें फिजियोलॉजी के बारे में बताया है, ठीक है। उन्होंने ही हमें सारी स्टडी करके दी है, सारी चीजें प्रिपेयर करके दी हैं, जो आज हमारे पास इतने सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। तो ये जीन फर्नेल के हिसाब से तो ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे, तो इन्होंने मतलब अपना काफी अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज में उन्होंने दिया था कि वो लोगों की हेल्प कर पाए, बुक्स लिख पाए, समझ पाए चीजें, बॉडीज जो है उनको काट के उनकी पूरे फंक्शंस देखना, उन पे वो करना, उनके ऊपर मतलब क्या बोलेंगे उसको, मैं मिस कर रही हूँ शायद, एक्सपेरिमेंट करना। हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना कि इस चीज से कैसा जाएगा, पूरा फ्लो चेक करना। जो भी डेड बॉडीज होती थी या जो भी लाइव बॉडीज होती थी, ऐसा भी सुना है कि या लिखा है कहीं पे बुक्स में कि उन्होंने लाइव लोगों के साथ भी कुछ डिसेक्शंस के थ्रू चीजें करी हैं, जिससे कि उनको पेन का एक स्केल पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर एरिया से इतना ज्यादा पेन होता है, जैसे बोन्स को काटने से ज्यादा नहीं होता है या उतना, तो ये इन सब चीजों से हमें पता चल जाता है। पैथोलॉजी की अब हम बात करते हैं, तो पैथोलॉजी, अब हमने एनाटॉमी पढ़ ली जिसमें हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर आ गया, फिर हमने फिजियोलॉजी पढ़ ली, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो क्या क्या फंक्शंस करेंगी वो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे पैथोलॉजी पे। अब पैथोलॉजी जो है वो वर्ड से समझ में आ रहा है, पैथो सबको पता होगा, पैथोलॉजी लैब्स होते हैं, वहां पे हम लोग अपने यूएसजी के लिए जाते हैं या हम अपने ब्लड रिपोर्ट्स के लिए जाते हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजी इन द सेंस कि जहाँ पे हमें अपने शरीर में होने वाली बीमारियों की जांच के लिए समझना होता है, ठीक है। तो हमें पढ़ना भी वही है,
पैथोलॉजी जो है वो असामान्यताओं का अध्ययन है, और पैथोफिजियोलॉजी जो है वो इस बात पर विचार करती है कि वे शरीर के कार्यों को कैसे प्रभावित करेगा। यानी कोई भी असामान्यता आई है, जैसे हार्ट जो है वो चारों चैम्बर्स में उसका प्रॉपर सर्कुलेशन चल रहा है, लेकिन किसी एक जगह पे कोई क्लॉट आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो वो असामान्य प्रवाह हो जाएगा रक्त का, ठीक है। तो इसलिए हम उसको पैथोलॉजी के अंदर काउंट करेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यानी हमारा हृदय जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है, या हमें श्वास संबंधित चीजों के बारे में पढ़ना है। तो ये सब जो डिसीज वाला पार्ट आएगा वो सारी चीजें पैथोलॉजी के अंदर ही आती हैं, ठीक है। इस बात पर विचार करती हैं कि वे शरीर के कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं, और जिसमें अक्सर बीमारियां होती हैं, ठीक है। कि हमारे ब्लड में हमारे आरबीसीज कभी बढ़ जाते हैं, कभी हमारे डब्ल्यूबीसीज कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएगा अगर हमें कोई डबल फ्लू हुआ है। तो इस तरह की चीजें, सारी ही चीजें, जो भी एबनॉर्मल चीज आई है, जो भी असामान्य चीज हमारे सामने आई है, वो पैथोलॉजी के अंडर हमें पढ़ना होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, यानी शाखाएं। अब हमने एनाटॉमी तो पढ़ ली है, ठीक है। अब एनाटॉमी के अंदर हमें पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। स्क्रोल नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, ये स्क्रोल नहीं हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। या सॉरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे शाखाओं के बारे में, हमारी एनाटॉमी की जो शाखाएं हैं उनके लिए, ठीक है। तो आकृति विज्ञान, यानी सबसे पहले आएगा आकृति विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा बना है, हमारी बॉडी का फ्रेम कैसा बना है, ठीक है। तो ये सब आएगा आकृति विज्ञान में, जिसमें हम लोग शरीर के रूप, आकार, संरचना का अध्ययन करेंगे। शरीर का रूप कैसा है, बॉडी कैसी है, ठीक है, उसका आकार कैसा है, उसकी संरचना कैसे हुई है, फिजियोलॉजी भी हमें पूरी पढ़ना रहेगी इसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो आकृति विज्ञान के अंदर आएंगी। आकृति विज्ञान, जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, इसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी के सारे फॉर्म्स को ही पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी उंगली कैसी रहेगी, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, लॉर्डोसिस तो नहीं है, चेस्ट किस फॉर्म में जाएगा। तो ये जो हमें डिफ्रेंसिएशन होता है कि कौन मेल और फीमेल में हम जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो वो बॉडी का एक फॉर्म होता है, उसी से वो डिफ्रेंशिएट होता है। तो वो भी हमें पढ़ना रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट ग्रॉस अनाटमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी ग्रोस एनाटॉमी मतलब सकल एनाटॉमी, जिसमें हम लोग बड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप जो है उसमें हम लोग सूक्ष्म चीजें, जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते, जैसे सेल्स हो गए या कुछ पतले छोटे बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, तो उनको हमें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है। लेकिन जो बड़े, जैसे मेरा हाथ अभी ऐसे ही दिख रहा है, हम सबको अपना हाथ ऐसे ही दिख सकता है, नाक, आंख, कुछ भी है, तो इस तरह की चीजें हमें ऐसी दिख सकती है। तो ये उन संरचनाओं का अध्ययन है जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के उपयोग के बिना जांचा जा सकता है या सिर्फ आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। सबको समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया, एक तो मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में हम लोग फॉर्म, जो हमारे शरीर का आकार है, संरचना है, रूप है, उस चीजों को पढ़ने का अध्ययन करेंगे, तो वो मॉर्फोलॉजी में आएगा, जिसको हम आकृति विज्ञान कहते हैं। फिर आएगा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या सकल एनाटॉमी, जिसको हम लोग उनमें पढ़ेंगे जिसमें कि हम क्लियरली देख सकते हैं, सामने से नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े स्कोपिक चीजें,
ठीक है, तो वो हमारा इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। थर्ड है हमारी ब्रांच सूक्ष्म शरीर रचना, यानी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो है वो सूक्ष्म शरीर रचना, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया, बहुत बारीक सी चीजें, जैसे हमारी सेल्स है वो हमें नहीं दिखती हैं, टिश्यूज हमें नहीं दिखते हैं, तो ये सब चीजें जो है ये हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो सूक्ष्म शरीर रचना जो है ये उस संरचना का अध्ययन है जिसे हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। हमें आरबीसीज देखना है, प्लेटलेट्स का काउंट देखना है, हमें कोई सेल्स देखना है, बैक्टीरियाज देखना है, इन सब चीजों को हम लोग माइक्रोस्कोपिक वे में नहीं देख सकते, तो इसलिए हमें उन्हें माइक्रोस्कोप में देखना है सूक्ष्म शरीर की रचना देखने के लिए। फोर्थ है प्रणालीगत शारीरिक रचना। इसमें क्या होता है, यह है सिस्टमिक अनाटॉमी। प्रणालीगत मतलब सिस्टम में एक बने हुए हैं, तो प्रणालीगत शरीर रचना जो है उसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक सिस्टम है, जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, हमारा जो ये है श्वास नली का जो हमारा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा हृदय का जो सिस्टम है ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, या हमारा ब्रेन का जो है नर्वस सिस्टम, इन सब चीजों को हम देखते हैं। इनको हमें देखने के लिए सिस्टमिक एनाटॉमी का हमें अध्ययन करना होता है, सिस्टमिक एनाटॉमी के बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, फिर आती है फिफ्थ हमारी सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी मतलब सतही शरीर रचना। तो सतही शरीर रचना जो है उसमें शरीर की बाह्य विशेषताओं का अध्ययन होता है। बाह्य विशेषता मतलब हमारी नोज का शेप कैसा रहेगा, हमारी आईज का शेप कैसा रहेगा, हमारे हाथों का शेप्स कैसा रहेगा, ये सब चीजें प्री डिसाइडेड है। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए, अगर ये फिंगर हमारी बिल्कुल सीधी है, ठीक है, ये हमारी है, ये हमारा ये जो नेल है ये पूरा बिल्कुल सीधा है, ठीक है, इसका भी हमारा बिल्कुल सीधा है, लेकिन अगर इन पांचों फिंगर्स में से एक हमारी थोड़ी सी टेढ़ी होती है, तो ये हमें सरफेस एनाटॉमी के अंदर हमें इसको पढ़ना रहेगा कि क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से अब ये मतलब पैदाइशी भी हो सकती है कि जन्मजात बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है, या बाद में भी किसी एक्सीडेंट या किसी रीजन की वजह से वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सिक्स्थ आएगा हमारा एम्ब्रियोलॉजी, यानी भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान आपको पता है, भ्रूण विज्ञान में यह जीव विज्ञान और चिकित्सा की शाखा है जो भ्रूण और उनके विकास के अध्ययन से संबंधित है। यानी कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उसके अंदर वो एक प्रॉपर एग जो है वो कैसे कैसे करके धीरे धीरे करके वो जो है वो आगे जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा चीजों में, और वो कैसे बड़ा होगा, उसके अंदर फिजियोलॉजी कैसी आएगी, तो ये सारी चीजें हमें जो देखना होती हैं वो हमें भ्रूण विज्ञान के अंदर देखना है। हमें एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ना होती है कि बच्चा कैसे बढ़ता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके हॉर्मोन्स वगैरह सारी चीजें जो आती हैं ये सब हमें उसी के अंदर देखना होता है। फिर आएगा हमारा सेवंथ है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में ये मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है जिसमें रेडियोग्राफी यानी हमने एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, कोई भी बीमारी अगर होती है, सीटी स्कैन, स्कैनिंग, एमआरआई, ये सब चीजें अगर हमें देखना है तो ये सब चीजें हमें रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर देखना रहेगी। एनाटॉमी मतलब शरीर की संरचना में कोई भी दिक्कत आती है, बैक पेन है या कहीं पे कोई चोट आ रही है, इन सब चीजों को हमें एक्सरे, सीटी स्कैन करके हम अंदर की चीजें देखना चाहते हैं, वो रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में आएगा। फिर आता है कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। कोशिका से आप समझ रहे होंगे सेल्स जो हमारे हैं, ठीक है। कोशिका विज्ञान जो है कोशिकाओं की संरचना का सूक्ष्म अध्ययन, यानी हम लोग माइक्रोस्कोप वे में सेल्स को नहीं देख सकते या टिश्यूज को नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप से ही सेल्स को देखना रहेगा। तो सेल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आई है कि आरबीसीज बढ़ रहे हैं, उनका शेप चेंज हो रहा है, जो हम आगे पढ़ेंगे पैथोलॉजी में और सारी चीजों में, उनका शेप चेंज हो रहा है, उनका काउंट खराब हुआ है, वो अप एंड डाउन आए हैं उनके काउंट्स में, ये सब चीजें अगर हमें देखना है तो हमें साइटोलॉजी के अंदर ही पढ़ेंगे हम ये इसमें। फिर आएगा हमारा प्रोटोकॉल, जिसमें हम लोग प्रोटोकॉल जिसमें हमारा है हिस्टोलॉजी या टिश्यू स्टडी, यानी ऊतक विज्ञान की कोशिका विज्ञान का, है ना। उसके बाद आएगा ऊतक यानी हमारी जो सूक्ष्म संरचना का अध्ययन। अब सेल्स है, सेल्स से वो फिर टिश्यू बनेगा, तो उसके बारे में अगर हमें अध्ययन करना है तो वो हमें सूक्ष्म विज्ञान या ऊतक विज्ञान के अंदर हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यूज।
टिश्यूज जो हैं उनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हमें टिश्यू विज्ञान के अंदर या ऊतक विज्ञान के अंदर पढ़ना रहेगा। ठीक है, फिर आता है लास्ट अस्थि विज्ञान, कंकाल और उनकी हड्डियों की संरचना और कार्यों का अध्ययन या उनकी संरचना। अस्थि विज्ञान मतलब वही ऑस्टियोलॉजी, जिसमें हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ बोन्स के बारे में। वहां पे हम लोग जॉइंट्स, टेंडन्स, ये जितनी भी चीजें हैं जो जोड़ बनाती हैं उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ बोन्स के बारे में, जैसे ह्यूमरस है, या यहाँ पे सामने ये जो है ब्यूटी बोन बोलते हैं, क्लैविकल जिसे हम बोलेंगे, इन सब चीजों के बारे में स्पेशली पढ़ना है। तो कोई भी बोन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फ्रैक्चर्स होते हैं, वो आड़ी टेढ़ी हो जाती है, या वो प्रॉपर अपने शेप में नहीं है, बड़ी छोटी हो जाती है, हड्डी बढ़ना, छोटा होना, ये सब चीजें, तो स्टडी ऑफ बोन, उनका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और फंक्शंस, यानी पर्टिकुलर कोई बोन है, कंकाल जो है, उसकी हड्डियों की संरचना कैसे हो रही है, बोन मैरो वगैरह जो भी आएगा उसके अंदर वो हम पढ़ेंगे, कार्यों का अध्ययन और उनकी संरचना कैसे हो रही है, ये हमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी पढ़ते टाइम किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। सबको समझ आ रही हैं चीजें? हेलो, हाँ ठीक है। मैम ये पीडीएफ अगर थोड़ा इंग्लिश में भेज देते तो फिर ठीक रहता, बिकॉज कुछ कुछ आपको वर्ड्स। इंग्लिश जी मैम, थोड़ा हो जाना हिंदी के लिए। ठीक है, हम लोग नोट शेयर करवाएंगे वैसे भी। ठीक है, तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जिसको भी अगर जैसे ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा टफ पड़ रहा है तो मुझे बता, इसलिए मैं मिक्स पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कोई इंग्लिश के लिए कंफर्टेबल होता है, किसी कोई हिंदी के लिए, तो इसलिए मैं मिक्स पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीजें ही मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, हम आगे बढ़े? ठीक है, बेसिक फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब हमने एनाटॉमी के ब्रांचेस पढ़ी जो कि 8 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग 8 ब्रांचेस के थ्रू हम लोगों को सारी स्टडी उसकी कंप्लीट करना होती है बेसिक एनाटॉमी की। ठीक है, जो हमारी शरीर की संरचना है, उसका रूप है, उसका फॉर्म है, उसके फंक्शंस है, सारी चीजें हमें उसमें देखना रहेंगी। फिर हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी की जो है उसमें ब्रांचेस क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा इसमें न्यूरोफिजियोलॉजी। ये एक तंत्रिका के कार्यात्मक गुणों का अध्ययन है, यानी जो हमारे फंक्शंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स और टिश्यूज ने मिलकर हमारे कुछ फंक्शंस बनाए हैं। ठीक है, हमारी कुछ चीजें बनाई हैं सेल्स और टिश्यूज ने मिलकर के, कि हमारा ऑर्गन है, हमारा लिवर ऐसा बनेगा, हमारी किडनी ऐसी बनेगी, उनके फिर फंक्शंस क्या होंगे वो कैसे डिसाइड हुआ कि लिवर यही काम करेगा, जो उसका गॉल ब्लैडर है वो बाइल को इकट्ठा करेगा, फिर जो हमारी किडनी है वो फिल्ट्रेशन का काम करेगी, ये कैसे डिसाइड हुआ? तो इनके जो फंक्शंस हैं, ये सारी चीजों को, एक्टिविटीज को, सब चीजों को पढ़ने के लिए हमें इनकी ब्रांचेस पढ़ना है। ठीक है, तो न्यूरोफिजियोलॉजी जो है, न्यूरो से समझ में आ रहा है, इसमें हमें नर्वस सिस्टम की स्टडी करना है। तो स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज, एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम, जो भी हमारी नर्व्स हैं, जो भी हमारी मतलब वो आई हैं, हमारी जो नर्व्स निकल के आई हैं, वो कहाँ कनेक्ट हो रही हैं, ब्रेन में, सेरिबेलम में, मतलब ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनमें सब में कहाँ कनेक्ट हो रही हैं, हमारी स्पाइन में कनेक्ट हो रही हैं, कोई नर्व्स दब जाती है या कुछ हो जाती है हमारी नसें, उन सब चीजों के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें न्यूरोफिजियोलॉजी में ही स्टडी करना रहेगी। न्यूरो सर्जन्स होते हैं, जो ब्रेन की या स्पाइन में अगर कोई भी चोट लगती है तो उसके डॉक्टर्स होते हैं, तो इसलिए उसकी अलग से स्टडी की जाती है न्यूरोफिजिशियंस जो होते हैं उनके साथ। नेक्स्ट आएगा एंडोक्राइनोलॉजी, यानी अंत स्त्राविका विज्ञान। अंत स्त्राविका विज्ञान मतलब ग्लैंड्स, जो हमारी ग्लैंड्स है, हमारी कितनी ग्लैंड्स हैं, हमारी थायराइड ग्लैंड है, हर जगह पे हमारी ग्लैंड्स ही, उन्हीं के सिक्रीशन से हम लोग सारी चीजें करें। पैंक्रियाज भी हमारी एक ग्लैंड में ही आएगी, क्योंकि वो भी हमारे इंसुलिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करती है। जो भी हमारे ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जो भी हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, उन सब में कैसे उनके फंक्शंस हैं, उनके हॉर्मोन्स प्रॉपर अमाउंट में निकलेंगे नहीं निकलेंगे, उनकी संरचना क्या है, ये सब हमें पढ़ना है, तो हमें एंडोक्राइनोलॉजी में ही पढ़ना रहेगा। एंडोक्राइनोलॉजी के भी अलग से डॉक्टर्स होते हैं। अंत स्त्रावी ग्रंथियों की संरचना और कार्यों तथा अंत स्त्रावी तंत्र के विकारों के निदान और उपचार से संबंधित विज्ञान। ठीक है,
ये सब चीजें हमें पढ़ने के लिए एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ना रहेगा कि कौन सा हार्मोन्स कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, हमारे प्रॉपर सिक्रीशन हो रहा है हार्मोन्स का कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें हमें देखने के लिए हमें एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ना रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवास्कुलर से हमें समझ में आ रहा है, इसके बारे में हम लोग हृदय संरचना की हमें पढ़ाई करना रहेगी, हृदय वाहिकी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेजल्स, क्योंकि हमें हार्ट जो है उसके हमें पूरी फंक्शंस पढ़ने के लिए उनके जो ब्लड वेजल्स है उनका जानना हमें बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज, ये हार्ट है उसमें कौन कौन से ब्लड वेसल्स कनेक्ट होंगे, उसके 4 चैम्बर्स हैं, वहां पे कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये सारी संरचना अगर हमें देखना है तो हमें कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। फिर हमारा आएगा प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान जिसमें की है इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा से समझ में आ रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि हमें बीमारियों से बचाता है, जो जिसमें हमारे WBCs हमारी मदद करते हैं। हमारे कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में, WBCs को हम लोग आर्मी बोलते हैं, हमारी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया अटैक करेगा या हमसे लड़ने की कोशिश करेगा तो हमें उसको डिफेंस कैसे करना है। जैसे हमारी आर्मी हमें बचाती है, बाहर से कोई भी अगर हमें अटैक करता है, तो वैसे WBCs हमें बचाते हैं। तो WBCs का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनोलॉजी में। तो किसी भी तरह का अगर बॉडी डिफेंस का रिस्पॉन्स है या फॉरेन जो पैथोजेंस हैं या फॉरेन बॉडीज अगर हमारी बॉडी को अटैक कर रहे हैं, स्पेशली अभी कोल्ड एंड कफ होगा इस टाइम पे, स्पेशली या बारिश में सबसे ज्यादा पैथोजेंस हमें अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमें वायरल होना, फूड पॉइजनिंग होना, ये सब चीजें बहुत आम हो जाती हैं। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए, मतलब समझने के लिए हमें इम्यूनोलॉजी पढ़ना रहेगी। इम्यूनोलॉजी में हमें प्रतिरक्षा विज्ञान यानी जो भी हमारे WBCs हैं, कौन से पैथोजेंस हमें अफेक्ट करते हैं, कौन सा WBCs जो है, जैसे लिम्फोसाइट्स वगैरह जितने भी हैं, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, सब चीजें, बेसोफिल्स वगैरह, ये सब हमें देखना रहेंगे कि किसकी क्या एक्टिविटी है, किसका क्या फंक्शन है, किसका काउंट कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर आएगा हमारा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी से समझ में आ रहा है श्वसन शारीरिक शरीर क्रिया विज्ञान। इसमें रहेगा हमारा ये वायुमार्ग और फेफड़ों के कार्यों का अध्ययन है, यानी जो एयरवेज होते हैं। वायुमार्ग मतलब होता है एयरवेज और फेफड़े मतलब लंग्स। तो एयरवेज जो है, हमारे एयरवेज के थ्रू या लंग्स के थ्रू हम लोग जो भी फंक्शंस कर रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारी श्वसन नली से कैसे जा रही है, हमारे एयरवेज उसको कैसे फिल्टर करके आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे एयरवेज जो है उसको हम कैसे आगे लेकर जा रहे हैं, ये सारी चीजों का अध्ययन जो है वो श्वसन शारीरिक क्रिया यानी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रीनल फिजियोलॉजी। रीनल से सब समझ रहे हैं, रीनल जो है वो किडनी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, हमारा जो गुर्दा होता है उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस है, उन सबको देखने के लिए हमें ये पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो वक्र शारीरिक क्रिया यानी गुर्दे के कार्य का अध्ययन। अब गुर्दे में, किडनी में क्या क्या आते हैं, नेफ्रॉन्स आते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन्स जो है वो मिलकर के हमारी पूरी किडनी को डिजाइन करते हैं। सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर आती हैं, हमारे मतलब किडनी के अंदर आती हैं। फिर किडनी का जो काम है फिल्ट्रेशन का वो बनता है, उसका पूरा शेप बनता है, ऐसा है ना। तो ये पूरा जो शेप बनेगा किडनी का, वो कैसे काम करेगा, फिल्टर कैसे करेगा, उसका टाइम कब है, पहले लंग्स में, सॉरी पहले लिवर में जाएगा, फिर किडनी में जाएगा, फिर इधर जाएगा, मतलब वो पूरा जो ट्रांसफर है ये पूरा हमें पढ़ना रहेगा। लेकिन पर्टिकुलरली हमें किडनी का पढ़ने के लिए रीनल फिजियोलॉजी की हेल्प लगेगी। नेक्स्ट आएगा हमारा पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथो से फिर से हमें समझ में आ गया कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की, जो सामान्य फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, जैसे फॉर एग्जांपल किडनी का काम है फिल्टर करना, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको अलग करना और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपनी जगह पे पहुंचाना। लेकिन अगर उसमें कोई भी किसी भी तरह की असामान्यता आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चेंज हो रहा है बॉडी के फंक्शन में, या तो उम्र की वजह से,
या तो हमारी किसी लाइफस्टाइल गड़बड़ की वजह से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज हो रही है लोगों को, लोग खा रहे हैं लेकिन लोग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। अब लोगों की लाइफ में एक्टिविटी नहीं बची है, उनको 10-10 11-11 घंटे उनको कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, कॉर्पोरेट में काम करना है, उन्हें सिर्फ अपने काम से ही चीजें से मतलब है, खाना है, बैठना है, वर्क फ्रॉम होम आ गया है आफ्टर कोविड। तो इन सब चीजों की वजह से हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, कैंसर सेल ग्रोथ हो जाना, कोई भी अबनॉर्मल चीज हो जाना, या हमारा हार्मोन ज्यादा निकलना, कम निकलना, डायबिटीज हो जाना, थायराइड के हमारे जो ग्लैंड्स है उसके फंक्शंस का ज्यादा कम हो जाना, उस तरह से हमें थायराइड का प्रॉब्लम हो जाना, हाइपो या हाइपर, है ना। किडनी के फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आना, तो किडनी डिसीजेस हो जाना। लिवर जो है, हम बहुत खा रहे हैं, फैट ज्यादा ले रहे हैं, हमारा पंप प्रॉपर नहीं हो रही है सारी चीज, तो फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, ये सब चीजें कितनी आम हो गई हैं ज्यादा शराब पीने से। तो ये सब हमारा जो आएगा, ये सब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आएगा। फिजियोलॉजी मतलब पूरी संरचना, जिसके फंक्शंस हम पढ़ेंगे। पैथो वहां पे ऐड हो जाता है, तो पैथो का मतलब है एबनॉर्मेलिटी, यानी असामान्यता। जैसे ही असामान्यता आएगी, यह रोग और उम्र बढ़ने से जुड़े कार्यात्मक परिवर्तनों का अध्ययन है, ठीक है। लास्ट है हमारा व्यायाम शरीक्रिया विज्ञान, यानी यह मांसपेशियों की गतिविधियों के कारण कोशिका और अंग कार्यों में परिवर्तन का अध्ययन है, ठीक है, यानी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जो है, इसमें कौन सी मसल की क्या एक्टिविटी है, कौन से हमारा ये हाथ है, हमारा ये हाथ कैसे एक्सटेंड होगा और कैसे फ्लेक्स होगा, बैंड होगा यानी ऐसे होगा और फ्लेक्स होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें कैसे हो रही हैं, कौन कौन सी मसल्स इसमें काम कर रही हैं, ये पूरी हमें पढ़ना रहेगा। कौन कौन सी बोन्स का मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि अब एल्बो जॉइंट हमारा मूव कर रहा है या हमारा रिस्ट जॉइंट मूव कर रहा है, तो वो कैसे हो रही हैं पूरी चीजें। तो ये सारी चीजें हमारी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर आती हैं, ठीक है। मस्कुलर एक्टिविटी, सेल, ऑर्गन फंक्शन, सारी ही चीजें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर हमें पता होती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। मानव शरीर संगठन, अब हमें ये पढ़ना है कि, हाँ, ये पिक्चर अच्छे से दिख रही है सबको? यस जी मैम। हाँ, अब हम लोगों को भी पता है ये कि सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ये पूरी हमारी साइकिल है, ठीक है। ये पूरी हमारी साइकिल है जिसके थ्रू हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं। इसमें क्या रहेगा हमारा, सेल्स है सबसे पहले हमारे, जो एक कोशिका है, कोशिका से वो साथ में काम करती हैं, पूरा कंपाउंड बनाती हैं, मतलब वो सब लोग बहुत सारी सेल्स आके साथ में मिलती हैं, वो एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मतलब ऊतक, ठीक है, वो टिश्यू बनाएंगे, ऊतक बन के, पर वो दोनों जब मिलते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बना, एक ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे बहुत सारी सेल्स मिली, उन्होंने टिश्यू बनाया, फिर बहुत सारे टिश्यूज ऐड हुए, उन्होंने एक लिवर बना दिया या किडनी बना दी, हार्ट बना दिया, पैंक्रियास बना दिया, गॉल ब्लैडर बना दिया, ये सब उन्होंने बनाया। तो ये सब ऑर्गन्स है। अब ये सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जिसमें कि हमें, जिससे हमारे पूरा बॉडी फॉर्म बनेगा, जिससे कि हमारा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा, यानी हम। तो हम किस किस चीज से बने हैं, क्या फ्लो रहेगा, सेल्स, ठीक है, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ये 5 चीजें हैं। ये हमें बहुत कॉमनली, और ये क्वेश्चन ऐसा है, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, कि ये किसी भी लेवल तक, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप यूजीसी नेट वगैरह किसी भी तरह, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वो हमारी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सब चीजों का बेस है ना, फाउंडेशन है। तो ये सब चीजें सबको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आएगा मानव शरीर का संगठन, परमाणुओं, अणुओं और यौगिकों से लेकर कोशिकाओं, ऊतक, अंगों और प्रणालियों तक विभिन्न स्तरों पर होता है, जो एक पूर्ण जीवित का निर्माण करता है। जो अभी हमने पढ़ा, 5 चीजें मिलकर हमारी पूरा ह्यूमन बॉडी को बना रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा परमाणु, अणु और यौगिक। अब 3 चीजें हैं, वो क्या करती हैं, यानी एटम, एटम भी है, वो भी हमारा मिलके वो सबसे वो चीज होती है। शरीर परमाणुओं से बना हुआ है। जीवित जीवों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर,
सबसे आम तत्व हैं, यानी हमारे जो एटम्स है, सब लोगों ने पढ़े होंगे 11th-12th में एटम्स, है ना, 9th-10th से आ जाते हैं वो। तो हमारे जो एटम्स है उनमें ये सब चीजें पाई जाती हैं। स्पेशली परमाणु उपपरमाणुक कणों से बने होते हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हमारी बॉडी में भी एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनता है, जो कि हम लोग पानी कम पीने से, पानी ज्यादा पीने से जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है जब वो गड़बड़ होता है, ठीक है, तो उसकी वो हमारे प्रोटॉन्स, न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन से संभलेगा। तो एटम जो है वो ही सब चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, जैसे पानी के अणु, प्रोटीन, मतलब वही कुछ वाटर से बने होते हैं, कुछ उससे बने होते हैं, तो ये सब चीजें देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, कोशिका शरीर की सबसे छोटी स्वतंत्र है, यानी सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का बन रहा है, सभी चीजों के लिए सेल्स इज द इम्पोर्टेंट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो सबसे छोटा है, लेकिन सेल्स के बिना हमारी कोई चीज रेडी नहीं हो सकती। तो सेल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसके कार्य क्या है? वृद्धि मतलब ग्रोथ होना, चयापचय यानी मतलब वो रोज बहुत सारी लाखों में सेल्स जो है वो जीवित होती हैं और बहुत सारी मरती भी हैं, ठीक है। तो उनका डिस्ट्रक्शन भी रेगुलर बेसिस पे होता है। जैसे हमारे डेड स्किन निकल रही है तो उसमें हमारी कितनी सारी सेल्स चली जाती हैं। ये चिड़चिड़ापन और प्रजनन, यानी उसको फंक्शनल वे में लेके जाना। कोई भी बच्चा है, अगर वो एक फॉर्म में हमारे अंदर आया है और उसको हमको प्रजनन फॉर्म में उसको हमें आगे बढ़ाना है, मतलब वो बड़ा कैसे हो रहा है, कैसे वो डेवलप करेगा, कैसे वो जन्म लेगा, ये सारी चीजें हमें देखना जो है वो पूरी सेल्स का ही काम है, ठीक है। फिर आता है ऊतक। ऊतक मतलब होता है टिश्यू। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ठीक है। यानी नॉर्मल जो भी संरचना है, जो भी हमारे फंक्शनल एक्टिविटीज के लिए हमें बहुत सारी सेल्स मिलेंगी, फिर एक टिश्यू को प्रिपेयर करती हैं। ऊतकों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है: उपकला, संयोजी, तंत्रिका और मांसपेशी ऊतक है। आपको इंग्लिश में जो चीज को नोट्स चाहिए तो उनका नाम क्या? लितु है, राइट? यस मैम। हाँ, मैं आपको अगली बार मतलब कल होगी ना हमारी जो क्लास होगी, उसमें मैं आपको वो नोट्स बताऊंगी जिसमें इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, तो उससे आपको इजी हो जाएगा समझने में, ठीक ठीक है। तो ऊतकों के बारे में बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो इसके जो फॉर्म्स हैं उनको हम लोग आगे कैसे करते हैं, ठीक है, यानी कितना हमें उसको आगे लेके जाना है, उनके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से पूरी साइकिल है। तो अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें, उसके बाद फिर लास्ट के 10 मिनट्स हम लोग वो करेंगे को जो भी किसको क्वेश्चन आंसर पूछना है। हाँ, क्या पढ़ा हमने स्टार्टिंग से? चलिए, स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है हमने? एनाटॉमी। एक 10 मिनट्स में एक फटाफट रिवीजन करते हैं। हर क्लास में रिवीजन जरूरी है, ये तो आगे पार्ट और पीछे से पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में हमारे एनाटॉमी में आएगा, एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, एना और टॉम। दिन दोनों का ही मतलब होता है कट करना या डिसेक्ट करना, ठीक है। एनाटॉमी जो है उसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी जो है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे किसका क्या होगा, प्लस उनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जैसे कोई एक जॉइंट बन रहा है, एल्बो है, शोल्डर जॉइंट है, नेक है, वहां पे कौन कौन सी बोन्स आके मिलेंगी, कौन कौन से मसल्स आके मिलेंगे, ये सब चीजें हमें वहां पे देखना रहेंगी वो म्यूचुअल रिलेशनशिप में, ठीक है। ग्रीक वर्ड है, ये तो समझ में आएगी आपको, ठीक है। प्लस एंड्रियास विसालियस जो है वो ज्ञाता है एनाटॉमी के, जिन्होंने हमको एनाटॉमी जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सारी नॉलेज दी है, सारे हमें स्टडी मटेरियल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। प्लस इसमें आएगा फिर ठीक है, शरीर रचना विज्ञान के लिए। अब हम इसके बाद हमारा आएगा अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में क्या आएगा हमारा कि कौन कौन सी एनाटॉमी की नॉलेज हमें पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं, हमें उसको डायग्नोज करना है, पता करना है कि क्या बीमारी है, सिम्टम से, लक्षणों से,
फिर हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सब अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है तीसरा फिजियोलॉजी। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर्स पढ़ना, फिजियोलॉजी मतलब वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके फंक्शंस को पढ़ना, जो संरचना हुई है उनके फंक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, उनका कार्य क्या है, ठीक है। फंक्शंस को आप नॉर्मल वे में समझोगे, काम क्या है, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, तो हमारे किडनी का काम है ये काम करना, लिवर का काम है ये काम करना, सबका एक अपना अपना वर्क डिसाइडेड है, ठीक है। कोई एक टीम है, उसमें किसी का काम मैनेजमेंट करना है, किसी का काम टीचिंग करना है, किसी का काम डेटा देखना है, अकाउंट्स देखना है, तो ऑल आर डिवाइडेड, ठीक है। वैसे ही तो फिजियोलॉजी में हमें पता होना चाहिए कि किस बॉडी में किसका क्या फंक्शंस है, अगर कोई ग्लैंड है उसके हार्मोन्स कैसे सिक्रीट हो रहे हैं, उसके हार्मोन्स कैसे डिवाइड हो रहे हैं, ये सब चीजें हमें जो देखना है वो हमें सब फिजियोलॉजी के अंदर ही देखना रहेंगी। शरीर क्रिया विज्ञान, क्रिया से समझ में आ रहा है, जो भी काम होंगे शरीर में, सब हर किसी का एक मीनिंग उसके नाम में होता है, ठीक है। तो आप लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो। फिर आता है जीन फर्नेल, जिन्होंने एक मतलब फ्रेंच फिजिशियन थे, जिन्होंने हमें फिजियोलॉजी शब्द दिया है कि फिजियोलॉजी है उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ना रहेंगी। स्टडी ऑफ हाउ द सिस्टम्स ऑफ बॉडी फंक्शन, ठीक है, प्लस हाउ देयर इंटीग्रेटेड एक्टिविटी मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ। वो एक्टिविटीज हमें क्यों जरूरी है, हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है, हमारी हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हमें फिजियोलॉजी में देखना है। थर्ड आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथो का मतलब है एबनॉर्मेलिटी, असामान्यता। पैथोलॉजी हमें पढ़ने के लिए असामान्यताओं का अध्ययन है, और पैथोफिजियोलॉजी इस बात पर विचार करती है कि वे शरीर के कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। यानी कोई भी बीमारी हो रही है, कोई भी सेल्स एबनॉर्मल है, कैंसर हो रहा है, छींकें आ रही हैं, साइनस है, यहाँ पे हेडेक है, कोई भी असामान्यता अगर हमें नॉर्मल फंक्शंस में दिखाई दे रही है, हमारा ब्लड अच्छे से प्यूरिफाई नहीं हो रहा, हमारी बॉडी मोटी हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा, लिवर हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हमारा इंसुलिन, हमें डायबिटीज हो गई है, हमारा इंसुलिन सिक्रीशन प्रॉपर नहीं है, मतलब हमारा पैंक्रियास के सेल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, ये सब चीजें प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, तो इसलिए ये असामान्यताएं ही जो हैं वो ही हमें हेल्प करेंगी देखने के लिए कि हमें पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है। 8 शाखाएं हैं ह्यूमन एनाटॉमी की। पहली है आकृति विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। पहली है आकृतिक विज्ञान, मॉर्फोलॉजी, जिसके में हम लोग पढ़ेंगे शरीर का आकार, रूप, उसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। दूसरा है ग्रॉस एनाटॉमी माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम सिर्फ आंखों से देख सकते हैं, यानी ये उन संरचनाओं का अध्ययन है जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के उपयोग के बिना हम जान सकते हैं या देख सकते हैं नेकेड आई से। सूक्ष्म शरीर रचना यानी माइक्रोस्कोपिक, जिसमें कोई भी संरचना जैसे सेल्स, टिश्यूज हैं, वो हमें ऐसे नहीं दिख सकते, बने ऑर्गन्स उसी से हैं, ऑर्गन्स वगैरह हैं वो हमें माइक्रोस्कोप वे में दिख सकते हैं, बट सेल्स और टिश्यूज जो हैं वो हमें माइक्रोस्कोप से ही देखना रहेंगे, तो वो सूक्ष्म शरीर रचना के अंतर्गत हमें पढ़ना रहेगा। फोर्थ है सिस्टमिक एनाटॉमी यानी प्रणालीगत शारीरिक रचना, कौन सी बोन किससे जुड़ेगी, और अब जैसे हमारे इधर बॉडी में इधर हमारे बोन्स हैं, ठीक है, इधर हमारी 2 बोन्स हैं, ठीक है, अनलाइन रेडियस, इधर हमारी एक बोन है एल्बो के ऊपर ह्यूमरस। अब ह्यूमरस को हम यहाँ लगाते हैं और अल्ला और रेडियस को ऊपर लगाते हैं तो पूरा फॉर्म ही खराब हो जाएगा, तो कौन सी बोन कहाँ जाएगी, कौन सी मसल वहां से कनेक्ट होगी, उसका ओरिजिन, उसका एंड कहाँ से होगा, ये सब चीजें सरफेस एनाटॉमी में हमें पढ़ना है, ठीक है, जो बाह्य विशेषताओं का अध्ययन है। फिर आएगा हमारा भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हमने 6th हमारी ब्रांच जो है वो है एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। कोई भी बच्चा एग फॉर्म में आके धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है, वो कैसे बड़ा होगा, उसके अंदर हम लोग स्कैन्स होते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल जो फीमेल्स होती हैं उनके स्कैन्स होते हैं कि उनका बच्चा नॉर्मल है। हमें कैसे पता चलता है कि उसका दिमाग अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है या उसके बॉडी का कोई ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, वो हमें सब एम्ब्रियोलॉजी स्टडीज के अंदर ही पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, यानी जिसमें हम लोग कोई भी असामान्यता अगर हमें समझ में आ रही है लक्षणों को देख करके, तो हमें उसमें एक्सरे, यूएसजी, ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन सब चीजों के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं आंतरिक
बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें हम लोग रेस का यूज करके हम लोग चीजें पता कर सकते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में। कोशिका विज्ञान जो है, कोशिका विज्ञान में कोशिकाओं की संरचना का सूक्ष्म अध्ययन, यानी कौन सी सेल है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं, उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपैरेटस है, ये हमारा पूरा सेल है, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कल शायद क्लास में। तो पूरा सेल है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो वो सेल के अंदर क्या प्रॉब्लम आई है, उसके अंदर गोल्जी अपैरेटस अच्छे से काम नहीं कर रहा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये सब चीजें पढ़ने के लिए हमें साइटोलॉजी पढ़ना रहेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज। अब टिश्यूज के अंदर जैसे सेल्स है, सेल्स के अंदर भी अलग अलग चीजें, उसमें न्यूरॉन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब चीजों को भी हमें देखना होता है। ऐसे टिश्यूज के अंदर भी बारीक 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 चीजें होती हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं, वो सब चीजें हमें देखना है, तो वो हमें हिस्टोलॉजी या टिश्यू स्टडी के अंदर हमें पढ़ना होता है, ठीक है। फिर हमारा आएगा ऑस्टियोलॉजी, उसमें हमें अस्थि विज्ञान क्या हमें पढ़ना है, स्टडी ऑफ बोन्स, कौन सी बोन्स कैसी होती है, क्यों होती है, उसके क्या रीजन है, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, उसके फंक्शंस, ये सब चीजें हमें पढ़ना है ऑस्टियोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा, हमने फिजियोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें हमारा सबसे पहला है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी में हम लोग हमारे नर्व्स और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीजें वो हमें स्टडी करना है। अंत स्त्राविका विज्ञान यानी एंडोक्राइनोलॉजी, जो में हमारी ग्लैंड्स हैं, उनके हार्मोन सही हैं नहीं है, उनका काम सही है या नहीं है, जैसे अंत स्त्रावी ग्रंथियों की संरचना, थायराइड ग्लैंड किसी की बाय बर्थ ही अच्छे से डेवलप नहीं होती है, ठीक है। ये सब कार्यों तथा अंतस्त्रावी तंत्र के विकारों के निदान और उपचार से संबंधित विज्ञान, ये सब हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तीसरा है हमारा कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, जिसमें हमें हृदय और उसकी रक्त वाहिकाएं यानी जो हमारे वेजल्स गई हुई हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना रहेगा। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेजल्स, ठीक है, हार्ट एंड ब्लड वेजल्स के बारे में हमें पढ़ना है। फोर्थ हमारा है इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में प्रतिरक्षा विज्ञान, जो मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारी आर्मी है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में जो चीजें काम करती हैं, कौन से फॉरेन मैटर आके, कौन सी पैथोजेंस आके हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें पढ़ना रहेंगी। फिर आएगा एक हमारा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, जिसमें एयरवेज और लंग्स का क्या काम है वो हमें पढ़ना है। फिर है हमारा रीनल फिजियोलॉजी, किडनी, किडनी के फंक्शंस, नेफ्रॉन्स, इन सब के क्या काम है, ये सब कैसे इफेक्ट होते हैं, किस चीज से इफेक्ट होते हैं, वो पढ़ना है। पैथोफिजियोलॉजी में बॉडी में जितने भी चेंजेस हैं, या तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से या तो एज की वजह से हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे बुढ़ापा आने के बाद हमारे ऑर्गन्स थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं काम करने में, या हमारे कुछ जॉइंट्स जैसे स्पेशली नी जॉइंट, घुटनों का दर्द हमें कॉमनली देखने को मिलता है 40, 45, 50, 60 की एजेस में, तो उनमें क्या ऐसी कमी आ गई है, तो ये सब हमें पैथोफिजियोलॉजी में देखने को मिलता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में जो भी हमारी मसल्स एक्टिविटी है, कोई भी मूवमेंट अगर हम कर रहे हैं, नेक अगर मैंने एक्सटेंड की है या बेंड की है, तो मेरी कौन कौन सी मसल्स ने काम किया, उसके साथ कौन कौन सी बोन्स के साथ उनका जुड़ाव था, तो उन्होंने खींचा। ऑब्वियसली हमारी बोन्स है, हमारी बोन्स जुड़ी रहती हैं, उनको हम लोग पकड़ के, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोन है हमारी, ये बोन है हमारी, ये है, और ये हमारी मसल्स है, ये यहाँ पे ऐसी हैं, जैसे हम हाथ बेंड करेंगे तो वो उसको ऐसे खींचती है, तब जाके वो हाथ बेंड होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में पढ़ना रहेगा। फिर हमने क्या पढ़ा, मानव शरीर का संगठन कैसे होता है, तो कैसे होता है, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ये 5 चीजें मिलकर के हमारी ह्यूमन बॉडी बनाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स हैं, सेल्स के बारे में एक एक चीज के बारे में इसमें हमें डीपली पढ़ना रहेगा, ठीक है। जैसे सेल्स हैं, सेल्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उससे टिश्यूज कैसे बनते हैं, टिश्यूज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, टिश्यूज कैसे बने हैं मिलकर के, है, ऑर्गन्स कैसे बने हैं, कौन सा टिश्यूज ऑर्गन, कौन कौन सी चीजें एकत्रित हुई हैं तब जाके बने हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसे बना है, ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है अभी पूछ सकता है वो। मैम एक बार इम्यूनोलॉजी के बारे में बता दीजिए फिर से, हाँ ठीक, एग्जाम्पल। जो है हमारा ये प्रतिरक्षा विज्ञान,
इम्यूनोलॉजी जो है उसमें ये रहता है हमारे जो भी डिफेंसिव मैकेनिज्म है, यानी WBCs जो है वो हमारी एक आर्मी है। तो जो भी हमारी बाहरी जो भी पैथोजेंस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, तो कौन सा माइक्रोजम, जैसे ऑब्वियसली हमें कोविड के टाइम पे कैसे पता चला था कि कौन सा बैक्टीरिया और हमारे कौन सी किस तरह के बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो उसने हमारे सीधे सीधे हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट को इफेक्ट किया था। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है ये पूरी स्टडी हमें प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के थ्रू ही मिलती है। ठीक है, हमारे आरबीसीज हमारे इम्यून सिस्टम को कौन से पैथोजेंस किस वे में इफेक्ट कर रहे हैं उसको हमें पढ़ना है, तो इम्यूनोलॉजी के थ्रू पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? मैम अंतःस्राविक विज्ञान, उसको सॉरी, अंतःस्राविक विज्ञान। मुझे आपकी ना आवाज समझ में नहीं आ रही है क्लियर। मैम अंतः स्राविक बोल रहे हैं आप? एंडोक्राइनोलॉजी? हाँ, उसमें जो 9 ग्लैंड जो है ना उसमें थोड़ा थोड़ा शॉर्टली बता दीजिए। ग्लैंड, ठीक है ठीक है। हमारी जो ग्लैंड्स जैसे थायराइड ग्लैंड्स हैं, हमारी पीनियल ग्लैंड हैं, पैंक्रियाज भी हमारी एक ग्लैंड में आता है क्योंकि वो हमारा इंसुलिन सिक्रेट करता है। तो ये हमारी जो ग्लैंड्स हैं जब इनके फंक्शंस इम्प्रॉपर हो जाते हैं किसी भी वजह से, जैसे हमारी थायराइड ग्लैंड जो है हमारे इसके पीछे है, ठीक है, जिसके एनाटॉमी में आप लोग को पढ़ाऊंगी, उसमें क्या होता है कि या तो उसका शेप बाय बर्थ अच्छा नहीं है, या तो उसके फंक्शंस बाद में खराब हुए हैं, आपके खाने का कोई तरीका बदला है, आपके रहन सहन का कोई तरीका बदला है, या आपके जीन्स में वो चीज आई है, यानी आपके पेरेंट्स को थी या आपके जो दादा दादी हैं उनको थी, तो वो चीज ट्रांसफर हुई है, तो उसकी वजह से आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो पूरा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो जब वो सिक्रीशन पूरा गड़बड़ हुआ है उसकी वजह से आपके थायराइड हार्मोन या तो कम निकलेगा या बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलेगा। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से इंसुलिन प्रॉपर फॉर्म में निकल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें रोज इतना शुगर लेना है, इतना इंसुलिन हमारा निकलेगा, इंसुलिन उस शुगर को डाइजेस्ट करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हो सकता है शुगर बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, शुगर बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में ही निकल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो शुगर इंसुलिन के ऊपर अटैक कर रही है, इसलिए वो जो उसकी सेल्स है वो बार बार मतलब हमें उसको हैमर करना पड़ रहा है, बार बार हमें करना पड़ रहा है कि नहीं अभी बहुत सारी शुगर है डाइजेस्ट करने के लिए, आप इंसुलिन निकालो। उससे एट लास्ट जाके सेल्स जो हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं और इंसुलिन कम अमाउंट से ज्यादा बिल्कुल निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसे रहता है कि इंसुलिन बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल रहा है लेकिन हम शुगर उतने अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, उससे भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें तीसरा सिनेरियो एक और आता है जो कि बहुत रेयर सिनेरियो है कि हमारी बॉडी जो है लाइफस्टाइल हमारी जो जैसे हम सिर्फ खा रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, हमारी बॉडी में कोई डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो रहा, हमारी बॉडी में हम वाटर इनटेक कम कर रहे हैं, इसकी वजह से जब हमारे सेल्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो चाहे हम शुगर कम लें ज्यादा लें कुछ भी लें, लेकिन हमारा फंक्शन एक बार इम्प्रॉपर हो चुका है तो वो सारी स्टडीज को हमें पढ़ना होता है। तो वो सारी एंडोक्राइनोलॉजी में ही होंगी। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सारी ग्लैंड्स का पढ़ते हैं, पिनियल ग्लैंड है, पैंक्रेटिक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इन सब चीजों के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इन डिटेल जो रहेगा एक एक ग्लैंड्स का वो हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, फिर कल मॉर्निंग क्लास रहेगा, सर ने आप लोगों को टाइम वगैरह सारी चीजें सर आगे कर देंगे। ठीक है, मैं स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स आज की क्लास का रिवीजन रहेगा, तो जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में कोई भी एक दो लोग या मैं सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करूंगी, तो आप लोग को वो बताना रहेंगे। ठीक है, तभी हम लोग कल आगे की क्लास में आगे जाएंगे तो हमें चीजें समझ में आएंगी। आज का जो बेस है, फाउंडेशन है, अगर हमें वही समझ में नहीं आएगा तो आगे की चीजों में हमें बहुत ज्यादा डाउट होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सभी चीजें रिवाइज करके आना है आज जो भी, ऑब्वियसली इसीलिए मैंने आज आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ाया, फर्स्ट क्लास है तो सब चीजें देखना होती हैं। ठीक है, तो ठीक है, कल मॉर्निंग हम लोग मिलते हैं, आप लोग सब जा सकते हैं और हम लोग कल मॉर्निंग में मिलेंगे और सारे लोग उपस्थित रहेंगे समय पर, एग्जैक्ट टाइम पर रहेंगे। जैसे आज 5 बजे का टाइम था लेकिन कुछ लोगों ने 5:15 5:10 तक ज्वाइन करा है, तो इससे क्या होता है बाकी लोग जो आए हैं उनका भी एक टाइम है, कुछ चीजें मिस आउट हो जाती हैं, तो इसलिए सभी लोग समय पे ज्वाइन करें। ठीक है, ठीक है, जय श्री कृष्णा।